छोटे मोटे अपराधियों के लिए जेल भले ही डराने वाली जगह हो, लेकिन कुख्यात अपराधियों के लिए जेल ऐशगाह से कम नहीं। यकीन नहीं तो सीकर से आई ये रिपोर्ट देखिए। जेल में खेल, चुटकी बजाते काम कराने का दावा, सुविधाएं मुहैया कराने का वादा। कौन चला रहा समानांतर सरकार? जेल में सुरक्षा के दावों पर कैसे करें एतबार? हमारा पड़ोस जयपुर का आम है, गांव शाम तक पहुंचूगा। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि अब बता दीजिए थे, कोई दिक्कत परेशानी काई बात नहीं, कोई भी काम हुए तो बता दीजिए। 5 आदमी तो फोन करूं और 5 नंबर चालू कुछ ना मैं नंबर दे दीजिए। बसन तो टच में है ना। अरे डिप्टी डन के, अरे फोन ले लो ने डिप्टी डन क्या करना बराबर। हर बात में ठसक, भरोसा ऐसा कि बस पूछिए मत। चुटकी बजाते हर समस्या के समाधान का दावा करता ये शख्स लक्ष्मणगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर अनुज है। अनुज वीडियो में 2700 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के डायरेक्टर सुभाष और रणवीर बिजारडिया से भी बात करता देखा जा सकता है। अनुज दोनों को जेल में सारी सुविधाएं दिलाने की बात कह रहा है। खास बात ये कि दूसरे कैदियों को सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करने वाला हिस्ट्री शीटर अनुज खुद भी सीकर जेल में ही बंद था। उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो अनुज के जमानत पर बाहर आने के बाद रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो इसी साल जनवरी का बताया जा रहा है। सुभाष और रणबीर के अलावा अनुज दूसरे कैदियों से भी बात करता है और वे उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। वीडियो सामने आने के बाद जेल को लेकर कही जाने वाली बातों पर एक बार फिर मुहर लग गई है। सच है, रसूखदार और हनक रखने वाले अपराधियों के लिए जेल ऐशगाह है। लगातार वीडियो कॉल से यह दर्शाया जा रहा है कि जेल में इन अपराधियों को कितनी लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद भी वीडियो सामने आने के बाद भी न तो जेल प्रशासन और न ही पुलिस ने अभी तक कार्रवाई करने की जहमत उठाई है, जबकि माना जा रहा है कि वीडियो काफी दिन पहले सामने आ गया था। अब भी पूरा प्रशासन इस मामले पर पर्दा डालने में लगा हुआ है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और बारां जिले में समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीद केंद्रों पर धांधली करने के आरोप लगे हैं। अनाज बेचने आए किसानों से तौल के नाम पर रुपए वसूले जा रहे हैं। किसानों ने तौल केंद्र के कर्मचारियों और ठेकेदार पर रुपए वसूलने के आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी किसान भाई के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किसान हैं, मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन जब मंडी में जाते हैं तो क्या ठगे जाते हैं। किसानों की वैसे तो एक नहीं अनेक पीड़ाएं हैं, लेकिन मंडी में फसल बेचने के लिए जाता किसान मानसिक रूप से परेशान भी हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई उदाहरण इसके सामने आए। ऐसे ही किसानों की प्रताड़ना बारां में हो रही है, जहां सरसों और चने की फसल शहर की फल सब्जी मंडी में खरीदी जा रही है। यहां रजिस्ट्रेशन धारक किसानों से सरसों की तुलाई कर रहे हैं, लेकिन यहां तुलाई में हो रही गड़बड़ी से किसान भड़क गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य किसान भी खरीद केंद्र पहुंच गए, जहां उन्होंने संवेदक पर खरीद शुदा माल में हेरफेर करने और किसानों से सैंपल पास करने के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद संवेदकों से बहस भी हुई। मंडी अध्यक्ष और किसानों ने मामले की शिकायत सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी की है। मेरे पिताजी आए थे सरसों तुलाने 5 दिन पहले, तो उन्होंने कॉल किया कि सरसों में नमी आ रही है।
तो उसके बाद में फिर शाम तक ट्रैक्टर को खड़ा रखा और शाम को जब पैसे दिए इन्हें और एक दो कुछ कार्यकर्ताओं के कॉल किए तो उसके बाद में यहाँ पे निजी जो भी कर्मचारी है उसने आके और पैसे मांगे, उनसे पैसे देते ही नमी सूख गई फटाफट। यहाँ पे हमारी आई थी कुछ 8.5% कुछ नमी आई थी, उसके बाद उन्हें नापास कर दी। थोड़ी देर बाद जो सेम पल वाला आया कि वो बोला कि हम पास हो जाएगी तुम्हारी थोड़ी देर में, तो कुछ खर्चा पानी दे देना। उसको 1000 रुपये दिए और वो थोड़ी देर में पास होके मेरे पास कागज लेके आई। वहीं सैंपल में ली गई सरसों से भरी एक बोरी अधिकारियों को भी दिखाई गई। साथ ही कई और तरीके की गड़बड़ी भी अधिकारियों के सामने आई। खरीद केंद्र पर किसानों की सूची तक नहीं थी, जिस पर अधिकारियों ने भी नाराजगी जताते व रजिस्टर में हर किसान एंट्री करने के निर्देश दिए। मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष लश्करी का कहना है कि किसानों के कई आरोप हैं जिसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया, किसानों ने अवगत कराया कि मॉइस्चर के नाम पे ट्रॉलियों को एक तरफ खड़ी करवा देते हैं और किसानों से 1000, 2000, 3000 रुपये ट्रॉली की वसूली कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए कर्मचारी और प्लस यहाँ के ठेकेदार वो किसानों के माल में से लगातार चोरी कर रहे हैं। आज भी हमने एक कट्टा 50 किलो का यहाँ चोरी किया हुआ पकड़ा है और किसानों के माल में जिसमें किसान पैसा दे देता है उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। अधिकारी है तोल काटेगा, उस अधिकारी से हमने बात की और हम इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है कर्मचारियों और इन्होंने ठेकेदारों द्वारा मचाया जा रहा है कि उसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि किसानों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी करने का मामला सिर्फ 12 तक ही सीमित नहीं है, पहले भी और कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक ने बार बार किसानों को भरोसा दिया, लेकिन हालात जस के तस। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18, 12। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में तबादलों की पॉलिसी अब एक जुमला लगने लगी है, क्योंकि शिक्षकों का तबादला पॉलिसी का इंतजार शिक्षकों को पिछले 3 दशकों से है। हर चुनाव में इस पर चर्चा होती है, लेकिन पॉलिसी नहीं आती। तैयारी इसी साल भी ऐसी ही है, लेकिन क्या शिक्षकों को अब सरकार पर भरोसा है? ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षक जैसे बच्चों को शिक्षकों से बेहतर शिक्षा की उम्मीद रहती है, तो वहीं शिक्षकों की भी सरकार से कुछ मांगे, लेकिन इन मांगों को पिछले 3 दशक से कोई समाधान नहीं हुआ। जब भी चुनावी माहौल गरमाता है, शिक्षकों का दर्द भी बाहर आ जाता है। अब तो कहा जाने लगा है कि राजस्थान में तबादला पॉलिसी एक जुमला मात्र है। इन दिनों चुनावी माहौल में शिक्षकों के बीच यह चर्चा जोरों पर है, क्योंकि हर राजनीतिक दल ने सत्ता में आने से पहले शिक्षकों से तबादला पॉलिसी लाने का वादा किया, लेकिन तबादला पॉलिसी नहीं आ पाई। और राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ तो ऐसी भी थी कि पिछले सरकार ने हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी के तबादले किए, मगर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले नहीं हो पाए। सरकारों ने कहा कि पॉलिसी लाएंगे फिर तबादले करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान तक न पॉलिसी आई और न ही तबादले हुए। अब विधानसभा चुनाव बीत गए, सरकार बदल गई, 3 महीने से ज्यादा राज्य में नई सरकार ने काम कर लिया। अब लोकसभा चुनाव भी आ गए, फिर भी तबादला पॉलिसी नहीं आ पाई। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार छोटी लॉलीपॉप दे रही थी, अब वर्तमान सरकार बड़ी लॉलीपॉप लेके आई है। हमें लगता नहीं है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की जो है इच्छुक है। सरकार अगर ट्रांसफर पॉलिसी अच्छी और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लेके आती है तो हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद में बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। अब लोकसभा चुनाव के बीच खबर आई है कि उड़ीसा की तबादला पॉलिसी राजस्थान में लागू करने के लिए समिति बनाई गई और सुझाव मांगे गए, लेकिन ये बातें तो साल 1990 से कही जा रही। आइए एक नजर डालते हैं कब पॉलिसी पर बात हुई, कब से पॉलिसी अटकी हुई है। सबसे पहले साल 1994 में केंद्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी ने तबादला पॉलिसी का प्रारूप बनाया, मगर पॉलिसी लागू नहीं हुई। साल 1997-98 में नीति लाने की कवायद हुई, लेकिन केवल ग्रामीण ठहराव के आधार पर तबादले हुए, मगर पॉलिसी नहीं आई। साल 2005 में शिक्षकों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए, मगर तबादला पॉलिसी लागू नहीं हुई। 10 साल बाद साल 2015 में तबादला पॉलिसी के लिए मंत्रिमंडल समिति बनी, लेकिन फिर प्रारूप ही मंजूर नहीं हुआ और पॉलिसी लागू नहीं हो पाई। साल 2020 जनवरी में विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादला पॉलिसी बनाने के लिए समिति बनी। अगस्त में प्रारूप तैयार हुआ, मगर पॉलिसी मंजूर नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से उड़ीसा की तबादला पॉलिसी जैसा ड्राफ्ट साल 2024 में तैयार करवाने की तैयारी शुरू की गई है। अगर मई जून में सरकार स्थानांतरण खोलेगी तो निश्चित रूप से सभी संगठन, कर्मचारी संगठन मिलकर सरकार से
इस बात की मांग करेंगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जो नहीं हुए हैं वो भी स्थानांतरण पॉलिसी लागू हो। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जुमला साबित नहीं हो और वास्तव में ये धरातल पे कार्य हो तो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। कार्मिक विभाग से, मुख्य सचिव से भी हमारा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को जो शुरू किया है इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन साथ ही साथ कर्मचारी संगठनों से इसमें विचार विमर्श करके एक अच्छी सी और सबको जो ग्राह्य हो इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी कायम की जाए और उसको लागू की जाए। बहरहाल तबादले तो साल 1990 से 2023 तक किए गए, मगर बीच का रास्ता निकालकर, लेकिन पारदर्शी तबादला सिस्टम के लिए तबादला पॉलिसी लागू नहीं हुई। ऐसे में चुनावी समय में तबादला पॉलिसी का जिन सामने आने के बाद अब शिक्षकों को पॉलिसी का वादा एक जुमला लगने लगा है। वहीं राजनेताओं में पॉलिसी को लेकर दबी जुबां या चिंता है कि अगर पॉलिसी आ जाएगी तो हमें कौन अधिकारी कर्मचारी आखिर पूछेगा। ऐसे में साल 1990 से लेकर 2024 तक तबादला पॉलिसी पर न केवल जमकर सियासत हुई, लेकिन पॉलिसी लागू ही नहीं हो पाई। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ वक्त से चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के मिशन में जुटी बीजेपी के आला नेता लगातार राज्यों का दौरा कर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने करौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार, ईआरसीपी पर हमला जोरदार। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। पीएम ने बताया कांग्रेस का महापाप, वोट बैंक के लिए खेला तुष्टीकरण का गंदा खेल। सेना के शौर्य को खून की दलाली बोलते हैं शहजादे। करौली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाली पार्टी के साथ उन्होंने तमिलनाडु के पास एक टापू श्रीलंका को देने की भी बात कही। जो द्वीप है, कच्चा द्वीप, वो टापू है, क्या वहाँ कोई रहता है क्या? पीएम मोदी ने कहा है कि यह चुनाव केवल इतना भर नहीं है कि कौन सांसद बनेगा और कौन नहीं। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही, इसलिए इंडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। आपको बताते चले कि गुरुवार को पीएम मोदी करौली, धौलपुर से इंदू देवी जाटों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी कोटपूतली, चूरू और पुष्कर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वही कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को 25 सीटें मिलने जा रही हैं। ये चुनाव राजस्थान के मान सम्मान का है। जनता ने तय कर लिया है कि बड़े मार्जिन से बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में गरीबी हटाने का केवल नारा दिया, जबकि मोदी जी गरीब कल्याण का काम करते हैं। राहुल गांधी हमेशा राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। तो वहीं उन्होंने राहुल कस्बा को लेकर कहा कि एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं और एक तरफ परिवार के लोग। जितनी भी राजस्थान की सीटें हैं उन सब में मार्जिन बढ़ेगा और बिना किसी संकोच के मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, मैं सोचता हूं देश का दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, उन्होंने हर बार ये नारा दिया गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। लेकिन 2014 तक जब तक ये सत्ता में थे तब तक ये नारा था, इनसे कभी ना गरीबी दूर हुई ना बेरोजगारी दूर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद में देश में लगभग 25 करोड़ की आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और उनको आर्थिक रूप से संपन्न भी किया है। तो वही उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कार से 40 लाख का अवैध 542 ग्राम सोने का बिस्कुट बरामद किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अहमदाबाद से खेरवाड़ा की ओर एक राजस्थान नंबर की इनोवो कार आ रही है, जिसमें 2 युवक और अवैध सोने के बिस्किट हैं। पुलिस ने नंबर के आधार पर कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें निविया क्रीम की डिब्बिया में अवैध 542 ग्राम सोने के बिस्किट मिले, जिसके बारे में युवकों से पूछताछ की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर पुलिस ने सोना और कार जब्त कर दोनों युवक मगन और राहुल को गिरफ्तार किया है, जिनसे आगे भी जांच जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। होली के बाद जोधपुर शहर में गणगौर की धूम दिखाई दी। कुंवारी लड़की अपने सिर पर एक मटका उठाकर घुड़ला प्रथा को निभाती हैं और इस दौरान ये लड़कियां घर घर घुड़लो गीत गाती हुई पहुंचती हैं। ये प्रथा का निर्वहन सदियों से चला आ रहा है। आज भी तिजनिया मिट्टी के घड़े में छेद कर उसमें दीपक जलाकर अपने सिर पर रखकर घूमती हैं और घुड़ले खान के वध का जश्न मनाती हैं। मारो भाई एम लियो लाडू ले वीराने दियो वीरो मने पाल दियो पाल में बंद। 16 दिन यहाँ पर रूपनगर में गणगौर का पूजन किया। गणगौर का पूजन का आयोजन वैसे तो बहुत ही बड़ी लेडीज और सबके साथ किया जाता है, बट अब करते करते हम भी सीख गए और गणगौर माता का पूजन हम 16 दिन करते हैं। अमर सुहाग के लिए करते हैं, कंवारी लड़कियां करती है ताकि उनको अच्छा वर मिले। राम राम। अच्छा, 15वीं शताब्दी में अफगान में एक सरदार हुआ करता था जिसने हमारे 140 युवतियों का अपहरण कर लिया, जिसको हमारे राव सातल ने जाकर युद्ध लड़ा और उसको राव सातल को भी वीर गति मिली और उसकी गर्दन काट दी। उसमें से ही एक वीर सतरानी ने उसके सर को उन्हीं 40 युवतियों के घर पे घुमाया और तब से गुड़ला घूमने की परंपरा है। और ब्यावर में प्रांतीय राजपूत महासभा की ओर से सामूहिक गणगौर उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।